जय हिंद फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हमने जो है सार्क के कंट्रीज पढ़े थे, उसमें मैंने अफगानिस्तान तक आपको बता दिया था। ठीक है। तो आज मैं आपको बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है। तो आज बांग्लादेश पढ़ते हैं। देखिए, बांग्लादेश पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये आपको वहाँ पे बांग्लादेश दिख रहा है, इंडिया के जस्ट बगल में छोटा सा है। वेस्ट बंगाल के बगल में बांग्लादेश दिख रहा होगा, छोटा सा। तो ये बांग्लादेश का इतिहास, आखिर ये बांग्लादेश बना कैसे, वो आप लोगों को चीज़ें समझनी है। ठीक है। देखिए, ये जो बांग्लादेश है, ये पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, है ना। मतलब पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश है ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। और इसको पहले क्या बोलते थे, जब बांग्लादेश देश नहीं बना था तब इसको हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। देखिए, डायरेक्शन तो आपको पता ही है। ये वाली जो वेस्ट डायरेक्शन हो गई, पश्चिम दिशा हो गई, इसलिए इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है। और जो ये वाली जो दिशा है, इसको कौन सी दिशा है? ये पूरब दिशा। तो इस तरफ जो पाकिस्तान था उसको क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। अब थोड़ा सा समझिए। देखिए, क्या होता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद हुआ तो जब ये मांग उठी कि एक धर्म के नाम पर एक देश को विभाजन करना है। पर पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो एक धर्म के नाम पर पे हुआ था कि हिंदू अलग रहेंगे, मुस्लिम अलग रहेंगे। क्योंकि मुस्लिम अलग धर्म है तो हिंदुओं के साथ जो है ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जिन्ना ने दो सूत्री विभाजन का मांग किया था। और उसने एक देश का मतलब मांगा था कि हमको एक देश चाहिए अलग। ठीक है। तो उसमें ये निकाला गया कि धर्म के नाम पर भी यदि किसी देश का बंटवारा करना है तो जहाँ पे जिस समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है वही क्षेत्र उसका हो जाएगा। तो उस समय जब 1947 से 1947, तो ये जो पश्चिमी पाकिस्तान दिख रहा है, इधर ये वाला एरिया में मुस्लिम ज़्यादा थे, और एक ये बांग्लादेश वाले इलाके में मुस्लिम ज़्यादा थे। तो इसलिए ये दोनों इलाके किसको दे दिए गए? पाकिस्तान को दे दिए गए। अब समझिए, ये बांग्लादेश का मतलब इसके बंगाल का इतिहास समझिए। ये टोटल बंगाल था, यहाँ पे क्या था? बंगाल, जिसको आज बोलते हैं। ठीक है। तो जब हमारा देश गुलाम था, और तब अंग्रेजों को जब ये लगने लगा कि ये जो बंगाल वाला इलाका है, यहीं से आज़ादी की क्या हो रही थी, मांग उठने लगी थी। क्योंकि ये जो बंगाल वाला इलाका था, ये जो वेस्ट बंगाल है, जो आज का बांग्लादेश है, ये टोटल एक क्या था? बंगाल था। तो यहाँ पे क्या है, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग थे। मतलब और हमारे देशों की तुलना में बंगाल वाला इलाका सबसे मतलब सभ्य बोले तो और पढ़ा लिखा इलाका वाला था बंगाल। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर और ये सब बाल गंगाधर तिलक यहीं यहीं के थे। ठीक है। तो ये वाला इलाका अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ से आज़ादी की मांग ना उठने लगे, इसलिए उन्होंने इस वाले इलाके को क्या किया? दो भागों में बांट दिया। ठीक है। दो भागों में कैसे बांटा? मतलब इंग्लैंड में वहाँ के जो वायसराय थे, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उनसे सलाह ली गई कि भैया इंडिया में कैसे करें। तो इंडिया बताया उन्होंने कि इंडिया में राज करने का आपके पास दो ही मुद्दा है, फूट डालो और शासन करो। ठीक है। हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और क्या करो? देश का विभाजन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो यही खेल इन्होंने खेला। तो बंगाल में इन्होंने क्या किया कि हिंदू और मतलब, क्योंकि यहाँ पे दोनों कम्युनिटी थी, दोनों की मतलब बहुसंख्या ज़्यादा थी। तो इन्होंने चाल चला, हिंदू मुसलमान को लड़वाया, भड़काया, और इस हिसाब से उन्होंने बांट दिया। अब कैसे भड़काया? जैसे कोई हिंदू का मंदिर है, तो वहाँ पे क्या किया इन अंग्रेजों ने, मुस्लिम कुछ नहीं कर रहे, अंग्रेजों ने। तो जैसे हिंदू का कोई मंदिर है, तो वहाँ पे गाय का मांस काट करके या गाय की चर्बी काट करके डाल दी। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो हिंदू है वो भड़केगा। ठीक है। क्यों भड़केगा? क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म में हमारी गाय है, उसको हम माता मानते हैं। क्या मानते हैं? माता। और हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति होगा तो वो यदि गाय का कोई कटा हुआ है कुछ भी पाएगा तो वो भड़केगा, तो दंगा तो करेगा ही। तो यही चीज़ अंग्रेजों ने चला। तो वो यही सोचेगा हिंदू कि हमारे जितने भी हिंदू भाई है वो तो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सभी गाय को माता मानते हैं, तो वो लोग तो ऐसा करेंगे नहीं। तो ये किसका काम हो सकता है? विपक्षी पार्टी, मतलब कि मुस्लिम का काम हो सकता है। सेम चीज़ इन्होंने मुस्लिमों के साथ किया। देखिए, मुस्लिम धर्म में क्या है कि जो सुअर होता है उसको बहुत ही नीच बताया गया है। मतलब उनके धर्म में सुअर सबसे घटिया बताया गया है, उनको वो लोग एकदम वर्स्ट मानते हैं। तो अब उनके में क्या किया, उनकी मस्जिद में सुअर का मांस काट करके डाल दिया। तो मुस्लिम वाले भी यही सोचेंगे कि यह जो इस्लाम धर्म को मानने वाला होगा उसको पता है कि इस्लाम में जो सुअर होता है उसको बहुत वर्स्ट बताया गया है। तो वो तो ये कुछ करेगा नहीं, तो ये किसका काम हो सकता है? हिंदुओं का काम हो सकता है। तो बस ऐसे ही करके दोनों में झड़प हो गई और दोनों एकदम बेहतरीन एक दूसरे को मारने लगे।
ठीक है। और ये सब किसका किया धरा था? अंग्रेजों का। और इस वजह से अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग आपस में लड़िए मत, एक काम करिए कि जहाँ पे आप लोग की जनसंख्या ज़्यादा है वो वाला एरिया आपका हो गया, और जहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है वो वाला एरिया आपका हो गया। इस वजह से आप में लड़ाई होने लगी। देखिए इनकी चाल समझिए आप अंग्रेजों की, मतलब शुरू से ही इन्होंने हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटा, और आज भी हम हिंदू और मुस्लिमों में बटे हुए हैं, और आज भी हम लड़ाई कर रहे हैं। इनकी टैक्टिक्स को हम नहीं समझ पाए, ठीक है। तो ये जो पूरा बंगाल था, ये जिस इलाके में मुस्लिम ज़्यादा थे उस इलाके को पूर्वी बंगाल बोला गया, क्योंकि ये पूरब डायरेक्शन में था, इसलिए उसको बोल दिया गया पूर्वी बंगाल। और जहाँ पे हिंदुओं की बाहुल्यता थी तो वो चीज़ था पश्चिमी में, तो क्योंकि ये पश्चिम डायरेक्शन में था तो इसलिए उसको बोला गया पश्चिम बंगाल। क्या बोला गया? पश्चिम बंगाल। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब आपको तो पता ही है कि मुस्लिम वाला जो इलाका बाहुल्य था उसको पूर्वी बंगाल बोला गया था, तो यहाँ पे मतलब मुस्लिम ज़्यादा थे, और ये पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा थे। तो जब विभाजन हुआ तो यही दो क्षेत्र किसको दे दिए गए? पाकिस्तान को दे दिए गए। कौन से क्षेत्र? एक पूर्वी बंगाल और ये पश्चिमी पाकिस्तान जो है ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए कि तुम अपने देश का निर्माण करो, और इसने खुद लिया, ठीक है। अब ये जो पश्चिम बंगाल है वो आज भी भारत के साथ है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह देश को ही बनता है, बीच में भारत है, एक तरफ तुम्हारा इधर हिस्सा, एक तो तरफ तुम्हारा इधर हिस्सा, मतलब पूरा देश का नक्शा चौपट है तुम्हारे, ठीक है। तो बीच में क्या हो गया? भारत हो गया। अब पाकिस्तान की आप चाल समझिए। ये जो पाकिस्तान है, ये जो पूर्वी बंगाल है यहाँ पे, जो आज का बांग्लादेश है, यहाँ के लोगों पे अत्याचार करता था। अत्याचार इन द सेंस कि वो ये बोलता था कि जो बंगाली है ये काला है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है, और ये अच्छी कैटेगरी का मुसलमान नहीं है। मतलब सेम चीज़ वही जो ये बलूचिस्तान में अपने लोगों के साथ करता था, ठीक है। तो वही चीज़ क्या करता है, यहाँ पे करने लगा बांग्लादेश वाले इलाके में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ के एक नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, कहाँ के? पूर्वी बंगाल के, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। तो वहाँ के एक नेता क्या थे? शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान यहाँ से क्या हो गए? चुनाव जीत गए, इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीत गए, तब भी इन्होंने उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तब भी। अब सोचिए कि ये हमारा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का कोई सीएम यदि चुनाव जीतता है, मान लीजिए कि यहाँ के शिवराज सिंह जी दोबारा निर्वाचित हुए और सीएम बन गए, अब उनको कोई शपथ ही ना दिलाए, मतलब उनको कोई मुख्यमंत्री बनाए ही ना, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री चुनाव जीत जाए और उनको फिर क्या है कि उनको प्रधानमंत्री बनाया ही ना जाए, तो यहाँ के लोगों पर बगावत फैलेगी कि नहीं फैलेगी? मतलब यहाँ के लोग हैं जो दंगे करेंगे कि नहीं करेंगे, कि बिल्कुल संविधान का उल्लंघन हो, हर एक चीज़ सब उल्टा पुल्टा वगैरह। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ पूर्वी बंगाल में। यहाँ पे जब शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीता और जीतने के बाद भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उन्होंने क्या किया? बगावत किया। मतलब उन्होंने क्या, वहाँ के लोगों ने बगावत किया, और वहाँ की जब लोगों ने बगावत किया, पूरा यहाँ पे तोड़ फोड़ की, तब क्या किया? तब यहाँ से पाकिस्तानी सेना आई यहाँ से, और 30,000 महिलाओं का रेप किया इसने। सोचिए 30,000 वुमेन्स का इसने क्या किया? रेप किया। यहाँ की सेना पाकिस्तान की, और कहाँ पे रेप कर रही है? अपने ही देश में। सोचिए ये इसी का तो हिस्सा था पूर्वी बंगाल। और वो जीत गया, और उसको आप प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हो निर्वाचित सदस्य को, और ऊपर से यदि वहाँ पे बगावत हो रही है, तो पाकिस्तानी सेना यहाँ से जाती है और वहाँ पे 30,000 महिलाओं के साथ रेप करती है। सोचिए ये आपका और हमारा कहाँ से भला हो सकता है? जो लोग आज भी तरफदारी करते हैं कि कोई देश इतना बर्बाद नहीं हो सकता है, या सब लोग गंदे नहीं हो सकते, उन्हीं को मैं जवाब देना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो आज भी ये बोलते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से ख़राब नहीं है, तो उन्हीं के लिए ये फैक्ट आप सुन लीजिए। और यदि आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों में, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि आखिर मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। 30,000 महिलाओं के साथ रेप किया था, और किसने किया था? पाकिस्तान की सेना ने। ये सेना है कि रेपिस्ट बैठा था पूरा, ठीक है। तो 30,000 महिलाओं के साथ इसने क्या किया? रेप किया, ठीक है। और जो यहाँ के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको बुला करके और क्या कर लिया? बंदी बना लिया। मतलब शपथ तो दिलाई नहीं, ऊपर से उनको जेल में डाल के बंदी बना लिया। ये चीज हुआ। अब उस समय 1971 में किसकी सरकार थी भारत में? इंदिरा गांधी की। क्या थी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी को भारत में क्या है, मतलब एक आयरन लेडी बोला जाता है। आपने सुना होगा कि उसको लौह महिला बोला जाता है, आयरन लेडी। मतलब सबसे अच्छी मैं कहूँ या सबसे पावरफुल, सबसे ऑटोनॉमी कोई प्रधानमंत्री था हमारे भारत में, तो वो थी इंदिरा गांधी। मतलब इंदिरा गांधी किसी की नहीं सुनती थी, वो भले महिला थी लेकिन एक पुरुष से ज़्यादा टफ डिसीजन लेती थी वो। करना है तो करना है, युद्ध करना है तो करना है।
और इसलिए उस समय एक कोटेशन भी निकला था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, मतलब इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। ये कोटेशन उसी की वजह से दिया गया, क्योंकि वो एक ऐसी पहली प्रधानमंत्री थी जिसने कभी किसी से डरा नहीं और एकदम डट कर सामना किया। तो उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। और इंदिरा गांधी ने ये देखा कि ऐसा हो रहा है पूरी बंगाल में, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे रेप वहां पे किया गया, तब इंदिरा गांधी उठी और उनका खून एकदम खौल गया कि ये लोग हमारे ही भाई बहनों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली ये बंगाल तो हमारे ही हिस्सा था ना, वो तो अंग्रेजों ने बांट दिया और बाद में फिर पाकिस्तान में चला गया। और बंगाल हमारे क्या है, वेस्ट बंगाल में भी है, तो कुछ ना कुछ तो प्रजातियां होंगी ही वहां पे। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका बहुत विरोध किया। और तब इंदिरा गांधी ने अपने सेनापति को बुलाया, उस समय के सेनापति थे मानेक शॉ। कौन थे? मानेक शॉ। और तब इंदिरा गांधी ने मानेक शॉ को बुलाया और बोला कि आप युद्ध करो बिल्कुल इसमें। तब मानेक शॉ ने कहा कि नहीं, हम युद्ध नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते हो? तब मानेक शॉ ने कहा कि देखिए, आपको चुनाव का ज्ञान है, इलेक्शन कैसे जीतना है, हर चीजें क्या करना है, लेकिन युद्ध कैसे लड़ना है वो हमको पता है। युद्ध लड़ना इतनी आसान बात नहीं होती है। युद्ध यदि हम लड़ना चाहते हैं तो हमको भले लगता है कि युद्ध बहुत छोटा होगा, ये छोटा देश है, 1 महीने में खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा ओवरऑल होता नहीं। जैसे अभी आप देख लीजिए, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। मतलब क्या यूक्रेन ने कभी सोचा रहा होगा कि मतलब ये युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा? क्या रूस इतना पावरफुल होने के बाद भी कभी उसने सोचा रहा होगा कि यूक्रेन जैसा छोटा देश मुझे इतना लंबा समय खिंचा देगा? तो देखिए, युद्ध में कोई प्रॉपर किसी का फिक्स टाइम नहीं होता है। ये चीज मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी को समझाई कि युद्ध की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, वॉर की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, कैसे क्या मारना है, सेना को ट्रेनिंग कैसे देना है, हथियारों को क्या कैसे करना है, वो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। ऐसे हम किसी के ऊपर युद्ध नहीं कर सकते। और तब इंदिरा गांधी ने कहा कि कब आप युद्ध करोगे? तब मानेक शॉ ने कहा कि देखिए, अभी बरसात का समय है और बरसात के समय में यहाँ बांग्लादेश वगैरह में बहुत बाढ़ आई रहती है पूर्वी बंगाल में, क्योंकि कोसी नदी और ये सारी नदी उफान पे रहती हैं। और बांग्लादेश पे हम रिस्क, पूर्वी बंगाल पे बरसात पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप बरसात का वेट करिए, तब तक बरसात खत्म होगी और हम अपनी सेना को क्या कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे और फिर युद्ध होगा। और तब तक आप जो है अंतर्राष्ट्रीय दौरे करिए, वहां पे गुटों का परीक्षण कीजिए कि कैसे क्या चीजें हमको हैंडल करना है। मान लीजिए कि यदि हम फंसते हैं तो आपके साथ कौन आएगा, कौन से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें आपके हमारे साथ देने आएंगी, तो वो चीज आप करिए। तब तक ठंड भी जाएगी और तब तक हम अपने सेना को ट्रेनिंग भी दे देंगे और फिर सारी चीजें करेंगे। तब इंदिरा गांधी को समझ में आया कि नहीं, सेनापति सही कह रहे हैं। और तब इसी तरह फिर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी अपने अंतर्राष्ट्रीय गुटों में चली गई और जो मानेक शॉ थे वो अपने सेना को ट्रेनिंग देने लगे और फिर सारी चीजें नॉर्मल हो गई। और यहाँ पे बगावत एकदम चल रही है। अब ये सोचिए कि इन्होंने 30,000 महिलाओं का रेप किया था पूरी बंगाल में, तो यहाँ से बगावत और फैली और बगावत फैली। तो ये बताइए, श्रीलंका में कौन सा उग्रवादी संगठन का उत्पन्न हुआ था? लिट्टे का। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक संगठन उत्पन्न हो गया, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। क्या नाम था? मुक्ति वाहिनी। मतलब ये जो बांग्लादेश वाला इलाका है, यहाँ पे कौन सा संगठन उत्पन्न हो गया? मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी एकदम उत्पन्न हो गया और वहां पे यहाँ के लोगों को एकदम अत्याचार करने लगा, मारने लगा। ठीक है, और तब जून का समय समाप्त हुआ, दिसंबर का समय आया, ठंडी का समय आया और तब इंदिरा गांधी ने फिर मानेक शॉ से कहा कि अब कैसा आप करें युद्ध? तब कहा मानेक शॉ ने कि बिल्कुल हाँ, अब युद्ध की स्थिति है। और फिर यहाँ से हमारी इंडियन आर्मी गई, तो यहाँ से इंडियन आर्मी गई, तो यहाँ से एकदम वहां से मुक्ति वाहिनी मार रही है और यहाँ से इंडियन आर्मी भी मार रही है, दोनों धोने लगे एक दूसरे को। यहाँ से फिर हमने नीचे से अपनी नौसेना लगा दी, है ना, तो नौसेना भी नीचे से धोने लगी मार करके। ठीक है, अब पाकिस्तान को खबर हुई कि ये तो इंडिया भी बीच में घुस गया, तब पाकिस्तान ने यहाँ से एयर रूट से अपने आना चाहा। तो देखिए, एयर रूट में क्या होता है कि आप किसी भी देश की इजाजत के बिना उसके ऊपर से नहीं जा सकते हो। जैसे मेरी बात समझ, जैसे हमारा घर है और हमारे घर के ऊपर से कोई सोचे कि हम उड़ जाए, तो यदि वो देश नहीं चाहता है तो आप नहीं उड़ सकते हो, नहीं तो वो ब्लास्ट कर देगा। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम भारत के ऊपर ऊपर ऐसे चले जाएं तुरंत यहाँ पे, तो भारत ने रोक लगा दी कि नहीं, आप हमारे ऊपर से नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान यहाँ से भी अपनी एयरफोर्स ने ले जा सका। ठीक है, उसके थल सेना जा ही नहीं सकती थी क्योंकि थल सेना में यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे बॉर्डर है लोनेवाला वगैरह में, तो यहाँ पे भी हमारी सेना लगी थी, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान नहीं जा पाया। अब पाकिस्तान के पास क्या बचा? यहां से बचा कि वो नौसेना अपनी उतार सकता था। तो पाकिस्तान का यहां से एक जहाज चला, पीएनएस गाजी। क्या चला? पीएनएस गाजी, क्योंकि दोनों तरफ से वो फंस चुका था पाकिस्तान, और यहाँ पे इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी दोनों मिलकर धो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से पाकिस्तान, देखिए ये जो इलाका है
ये जो पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान है और इसका पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये पाकिस्तान से नीचे से द्वारा यहाँ पे इसका एक जहाज चला जिसका नाम था पीएनएस गाजी। ये यहाँ से यहाँ की ओर चला, क्या चला, पीएनएस गाजी। देखिए जो विमान होते हैं उनके सामने का जो पहला लेटर होता है वो उस देश को प्रदर्शित करता है। जैसे पी मतलब पाकिस्तान, एनएस का मतलब क्या होता है, उस विमान का नाम। तो पीएनएस गाजी, जैसे भारत के पास है आईएनएस विक्रांत, तो आई जो वर्ड है उसका मतलब है इंडिया। जैसे अमेरिका के पास है यूएसएनएस, तो यूएस का मतलब अमेरिका। इस तरह जो ब्रिटिश है वो रॉयल लिखता है। तो जो पहला लेटर होता है वो ये दिखाता है कि किस कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां से कौन सा विमान चला, पीएनएस गाजी, और यहां पे हमारे भारत का आईएनएस विक्रांत लगा था, ठीक है। कौन सा लगा था, आईएनएस विक्रांत। लेकिन जो पीएनएस गाजी था वो आईएनएस विक्रांत से कहीं ना कहीं मतलब ज्यादा भरकम था, क्योंकि जो पीएनएस गाजी है उसको पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था। किससे खरीदा था, अमेरिका से। तो वो विक्रांत को कहीं ना कहीं हरा देता, क्योंकि उसके पास ज्यादा मतलब पनडुब्बियां थी और उसके पास ज्यादा मारक क्षमता थी, उसके पास ज्यादा मतलब हर चीजें मिसाइल्स वगैरह आ सकती थी। तो पीएनएस गाजी यहाँ से चला, और जब भारत को ये सूचना मिली कि यहाँ से पाकिस्तान का पीएनएस गाजी चल दिया है, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक सरदर्द हो गया, क्योंकि वो हमारे आईएनएस विक्रांत को मार सकता था। और यदि हमारा आईएनएस विक्रांत चला जाता तो सेना का मनोबल डूब जाता, क्योंकि वो एक ऐसा जहाज था जिसमें कम से कम 10-20 प्लेनें उतर सकती हैं। आईएनएस विक्रांत बहुत बड़े बड़े ये जहाज होते हैं, मिसाइलें ला सकते हैं, खाना पीना हर एक चीज होता है। तो वो यदि डूब जाएगा तो पूरी नौसेना क्या हो जाएगी, उसका मनोबल गिर जाएगा। और सेना में क्या होता है, यदि आपका मनोबल गिरा तो आप युद्ध हार जाते हैं, फिर मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये चीज लगने लगा था कि आईएनएस विक्रांत को हमको बचाना है, ठीक है। तब क्या हुआ, यहां से केरला के कोई इलाके से हमने पीएनएस गाजी को ट्रैक कर लिया, ठीक है, रडार के द्वारा, कि पीएनएस गाजी चल दिया यहाँ से। और जब यहाँ से चल दिया तब ये किया गया कि आईएनएस विक्रांत को क्या कर दो, छुपा दो। तो आईएनएस विक्रांत को जो है छुपा दिया गया और वो अंडमान निकोबार में छुपाया गया। कहाँ पे छुपाया गया, अंडमान निकोबार में। अब आईएनएस विक्रांत को यहां से लेकर के कहाँ छुपा दिया गया, अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अब ये टैक्टिस अपनाई गई कि पाकिस्तान को गुमराह कर दो आप, गुमराह इन द सेंस कि ये उसको कह दो कि जो हमारा आईएनएस विक्रांत है वो कहाँ पे गया है, विशाखापट्टनम। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि विशाखापट्टनम में हमारा एक मतलब सर्विसिंग के लिए एक जहाज गया था जिसका नाम था आईएनएस राजपूत। क्या गया था, सर्विसिंग के लिए एक हमारा जहाज विमान गया था जिसका नाम था आईएनएस राजपूत। और आईएनएस राजपूत में डेप्थ चार्जर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, डेप्थ चार्जर। तो डेप्थ चार्जर में क्या होता है कि मान लीजिए कोई जहाज जा रहा है, तो आप बिगड़ा हुआ जो डेप्थ चार्जर है उसको यदि आप ले करके और पानी में यदि आप मारते हैं तो पानी में नीचे क्या होता है, ब्लास्ट होता है। और जब पानी में ब्लास्ट होता है तो पानी हिलता है, समुद्र का पानी क्या होता है, हिलता है। और जब पानी हिलता है तो यदि कोई दूसरा जहाज है तो उस पर झटका लगेगा, तो झटका लगेगा तो उसका जो कोई भी एरिया है या कोई भी पर्टिकुलर चीज है वो तुचकेगा। तुचका इन द सेंस कि फुचकेगा ना। अब बहुत तेज से झटका लगता है, थोड़ा बहुत झटका नहीं लगता, एकदम उफान आ जाता है। तो जब झटका लगता है तो कोई ना कोई चीज क्या होती है, बैंड होती है। और जब कोई चीज बैंड होती है तो उसका जो है बैलेंस गड़बड़ाता है। तो इस तरीके से हमने जो है मारने की सोची पीएनएस गाजी को, क्योंकि डेप्थ चार्जर आईएनएस राजपूत में ही था जो कि विशाखापट्टनम गया था। तो ये टैक्टिस अपनाई गई कि पाकिस्तान को अब गुमराह कर दो कि ये किसी तरह पीएनएस गाजी लेकर के यहाँ पे ना आए और ये कहाँ आ जाए, विशाखापट्टनम आ जाए। तब देखिए क्या होता है कि आप झूठ को इतनी सफाई से बोले कि वो सच लगने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब ये हल्ला फैला दिया गया धीरे धीरे कि विशाखापट्टनम में आईएनएस विक्रांत जा रहा है। अब कैसे हल्ला फैलाया गया, विशाखापट्टनम के लोगों को बोला गया कि देखिए ऐसा है कि हमारा जो आईएनएस विक्रांत है वो विशाखापट्टनम आ रहा है, और जिसको जिसको अपने माँ बेटों से मिलना हो, भाई जो भी नौसेना में थे उस समय, तो जिसको जिसको मिलना हो वो आके मिल सकते हैं। तो अभी पूरा हल्ला हो गया कि भैया हमारा लड़का है वहाँ पे, बढ़िया है, हर चीज़ है, नौसेना में है। तो वो लोग यहाँ पे पूरा हल्ला हो गया। अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से पता चल गया कि यार ये जो विक्रांत है भारत का वो विशाखापट्टनम गया हुआ है। तब पाकिस्तान ने क्या किया कि ये जो पीएनएस गाजी था इसको ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की तरफ न ले जाकर के कहाँ पे मोड़ दिया, विशाखापट्टनम में मोड़ दिया, ठीक है। और नौसेना की पहले ये आर्डर हो चुकी थी कि यहाँ पे भारत का कोई भी जहाज नहीं आना चाहिए। और तो मतलब रडार में पकड़ में आ गया कि भारत को तो हम पहले ही आदेश दे दिए हैं नौसेना को कि यहाँ पे इंडिया का कोई भी जहाज नहीं आएगा, और यदि उसके अलावा कोई जहाज आता है तो वो पीएनएस गाजी ही है। और रडार से पकड़ गया कि पीएनएस गाजी प्रवेश
कर रहा है विशाखापट्टनम में, तब हमने INS राजपूत का अपना डेप्थ चार्जर निकाला और डेप्थ चार्जर से पानी में क्या किया, ब्लास्ट किया। और लगभग 3 ब्लास्ट हमने किए और 3 ब्लास्ट में हमको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसके 10-15 मिनट बाद मतलब जो PNS गाजी है वो पूरी तरह से एकदम बवंडर हो गया, मतलब पूरी तरह से आग लग गई उसमें, अब पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। अब देखिए डेप्थ चार्जर में ऐसा क्यों हुआ, मतलब पूरी तरह से PNS गाजी क्यों बर्बाद हो गया। जो डेप्थ चार्जर है वो मैंने क्या बोला कि पानी में जाकर के ब्लास्ट करता है तो पानी हिलता है, तो वो उस जगह पे ब्लास्ट कर दिया पानी पे जहाँ पे PNS गाजी में उन लोगों ने बारूद वगैरह रखे थे, तो उसी वाले इलाके में क्या कर दिया उसने, छेद कर दिया, तुचक गया, तो वहाँ क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। और बारूद वाले इलाके ही में ब्लास्ट हो गया तो वो जहाज बचेगा, तो वो हमने PNS गाजी को मार करके गिरा दिया विशाखापट्टनम में। सोचिए बिगड़ा हुआ INS राजपूत जो कि हमारा काहे के लिए गया था, सर्विसिंग के लिए गया था, उसके डेप्थ चार्जर से हमने क्या है इतने बड़े जहाज को मार दिया PNS गाजी को, जो अमेरिका ने दिया था। ठीक है, तो इसका PNS गाजी गया। अब पाकिस्तान को लग गया कि मैं तो पूरी तरह से गया। ठीक है, तब देखिए पाकिस्तान की टैक्टिक्स देखिए, ये जो पाकिस्तान है तो इसने सोचा कि भारत का जो ध्यान है वो पूरा इस तरफ है, तो हमने इस तरफ से अपने सैनिकों की जो टुकड़ी है वो ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे एक ये पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान के बॉर्डर में एक जगह है लोनेवाला, क्या है लोनेवाला, तो लोनेवाला में उस समय 120 फौजी ही तैनात थे, महज 120 फौजी, और उसके जो मेजर थे वो थे मेजर चांदपुरी, क्या थे, मेजर चांदपुरी। और तब पाकिस्तान ने यहाँ से कूटनीति खेलने की सोची कि यहाँ पे तो महज 120 सैनिक है और यहाँ से हम जो है पार कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने रात में यहाँ से मतलब 6000 सेना और 100 टैंकों को लेकर के यहाँ से बढ़ दिया, मतलब 100 टैंक, और इंडिया के पास कुछ नहीं था उस समय क्योंकि हमारा सारा ध्यान इस तरफ था, और रात में। और 1971 का समय बहुत पुराना था, मतलब उस समय रात में कोई भी जो जहाज है वो उड़ान नहीं भर सकता था, तो हम रात में अपनी एयरफोर्स से भी तत्काल नहीं ला सकते थे। तो जब हमारे मेजर चांदपुरी को ये पता चला कि पाकिस्तान अपनी 6000 सेना और 100 टैंक लेकर के आ रहा है, तब मेजर चांदपुरी को लग गया कि हमारे पास तो एक 20 ही फौजी है, और तब दिल्ली से फोन जाता है मेजर चांदपुरी के पास कि आप पीछे हट जाओ, आप उनसे सामना नहीं कर पाओगे। और तब मेजर चांदपुरी ने कहा कि नहीं, 120 क्या, यदि मैं एक व्यक्ति अकेला भी होता तब भी मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि युद्ध के मैदान में पीछे हटना कायर होता है, और हमारे फौजी, हमारे जो वीर जवान हैं वो कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं। भले अभी मैं इनकी कहानी बताऊंगा ये लोग कैसे पीछे हटे। ठीक है, तो हमारे 120 फौजियों ने लोहा माना और वो लोग पीछे नहीं हटे। और तब मेजर चांदपुरी ने कहा कि इन 6000 फौजी सैनिकों को रोका कैसे जाए पाकिस्तान को। तब उन्होंने ये चाल लगाया कि एक टैंक लेके आया है 100 टैंक, तो रात में क्या किया, हमारे पास 5-6 एंटी टैंक माइन थी, मतलब जो टैंकों को उड़ाने का जो माइन होती है उसको बोलते हैं एंटी टैंक माइंस, तो हमारे पास लगभग 3-4 माइंस थी। तो मेजर चांदपुरी ने ये दिमाग लगाया कि एक काम करो कि जहाँ तहाँ माइंस को लगा दो रास्ते में, और उसके बाद जो खाने का टिफिन होता है ना, तो टिफिन को लगा दिया, मतलब पहले शुरू में 2-3 माइन लगा दी, उसके बाद फिर 2-3 टिफिन लगा दिया खाने वाले, और फिर आगे 1-2 माइन लगा दी, बस इतने हमारे पास माइंस ही बची थी। तब पाकिस्तान जब अपने टैंक लेके आ रहा था तो जैसे टैंक में, जैसे माइन में उसका टैंक पड़ा तो पूरा टैंक उड़ गया ब्लास्ट माइंस में। तब पाकिस्तान को डर हुआ, क्या ये तो माइंस लगा के रखा है इंडिया वाला। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर एक ब्लास्ट हो गया। पाकिस्तान ये समझ गया कि पूरे रास्ते में क्या लगा हुआ है, माइंस लगा हुआ है, और हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि यदि जाएंगे तो हमारे टैंक सारे खत्म हो जाएंगे। और इस वजह से फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि इंजीनियरों को अपने बुलाया, और उनके इंजीनियर रात भर वहां पे क्या देखने लगे, माइंस को डिफ्यूज करने में लग गए, और तब तक हो गया सुबेरा। और जब सुबह हुई तब पाकिस्तानियों को पता चला कि यहाँ पे कोई माइंस नहीं है, यहाँ पे ये तो खाने वाला टिपिल लगा हुआ है, क्योंकि जहाँ तहाँ हमने माइंस लगाया था। और फिर क्या था, फिर तो पाकिस्तान का पूरा खेला खत्म हो चुका था, क्योंकि सुबह हो चुकी थी, और सुबह हो चुकी थी तो दिल्ली से डायरेक्ट हमारे एयरफोर्स के जवान आ गए, और फिर क्या हुआ, पाकिस्तान को वहां से भागना पड़ा। ठीक है, तो वो चीज हो गई। अब आप देखिए, जब यहां से PNS गाजी हमने मार करके गिराया, तब पाकिस्तान को लग गया कि मैं यहां से भी भागा, मेरी एयरफोर्स भी नहीं जा सकती है, नौसेना के PNS गाजी को भी मार के भारत ने गिरा दिया, और अब यदि मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरा ये जो बांग्लादेश, ये जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा है, ये अब मेरे हाथ से निकल जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान फिर गया किसके पास, अमेरिका के पास। ये अमेरिका, तो पाकिस्तान यहाँ से किसके पास गया,
अमेरिका के पास, और अमेरिका से हाथ जोड़ा कि भैया अब आप ही मुझे बचा सकते हो, आपको जिस मेरे जगह पे अड्डा बनाना हो अड्डा बना लीजिए, बांग्लादेश में आपको कुछ हिस्सा चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरी मदद करिए। और तब यहाँ से अमेरिका आया, ये अमेरिका आया, और अमेरिका ने अपना जो जहाज है वो लाया 7वां बेड़ा। कौन सा जहाज लाया? 7वां बेड़ा। ठीक है, ये अमेरिका है, ये यदि आप देख पा रहे हो ये अमेरिका, ये ऐसे। और अमेरिका ने कौन सा जहाज लाया? 7वां बेड़ा। ये मतलब जहाजों के नाम होते हैं। अब सोचिए जो 7वां बेड़ा जहाज है अमेरिका का, ये हमारे विक्रांत से डबल गुना बड़ा है, मतलब 2-3 गुना बड़ा। मतलब इसमें इतना बड़ा ये जहाज है कि इस जहाज में कम से कम 30-40 तो विमान उतर सकते हैं, फ्लाइटें। सोचिए विमान उतर सकते हैं, पूरा मतलब रनवे है, हर एक चीज़ है पूरी, मतलब परमाणु बम है, मिसाइलें हैं, हर एक चीज़ है 7वां बेड़ा। तो इससे लड़ना हमारा क्या था? नामुमकिन था। और इसके बाद अमेरिका को देखिए, ये 7वां बेड़ा तो लेके आया है, ऊपर से किसको बुला लिया? ब्रिटेन को बुला लिया, इंग्लैंड वालों को, कि आप भी आओ। तो ये लोग भी आ गए। उसके बाद इसने कहा कि फ्रांस तुम भी आओ, तो इसने फ्रांस को भी बुला लिया। तो ये तीनों लोग मिल गए। सोचिए तीनों लोग मिल के मारने आया था हमको। 1971 में तीनों लोग क्या है? मिल के मारने आए थे हमको। अमेरिका भी मिल गया, ब्रिटेन भी मिल गया, और फ्रांस मिल गया, और ये 7वां बेड़ा इसके पास है ही। और ये तीनों लोग मिलके पाकिस्तान के फेवर से लोग हमको मारने आए थे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमारा विक्रांत था। और तब भारत को लग गया कि अब हमारा लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों से कैसे लड़ सकते हैं, जबकि उसके पास इतने इतने बड़े बड़े हथियार हैं, 7वां बेड़ा है, हमारा विक्रांत कुछ नहीं है उसके सामने। और तब इंदिरा गांधी को लगा, और तब मानेक शाह ने कहा कि देखिए इंदिरा गांधी जी, मैंने आपको बोला था कि आप विदेशी गुटों को मजबूत करिए, हमारे जो है विदेशी ताकतें हमको आनी चाहिए, क्योंकि हम फंस जाएंगे अकेले। और तब इंदिरा गांधी ने किसके पास गई? रूस के पास गई। ये आपको रूस दिख रहा है। और इंदिरा गांधी जी फिर रूस के पास गई और उसको बोला कि आपको याद है कुछ? कौन सी वाली बात आपको मैंने बताई थी ना, कि श्रीलंका में जब यहाँ पे रूस फंसा था तब भारत ने मदद की थी रूस की, यहाँ पे लिट्टे वाले संगठनों को और मतलब बढ़ावा दिया था, और हमने भी इनको बहुत श्रीलंका में मारा था, तब रूस को फायदा हुआ था। और तब भारत ने रूस को याद दिलाया कि याद करो वो दिन जब हमने आपको बचाया था। और तब रूस ने कहा कि नहीं नहीं हम भूले कहाँ हैं। और यहाँ से फिर रूस जो है अपना जो है यहाँ से लाया, और उसका नाम था 40वां बेड़ा। क्या नाम था? 40वां बेड़ा, मतलब ये जहाजों का नाम है। सोचिए यहाँ से कौन सा जहाज आ गया? 40वां बेड़ा, भारत के कहने पर, क्योंकि भारत और रूस की इसलिए अच्छी दोस्ती मानी जाती है। तो यहाँ से रूस अपना उतार दिया 40वां बेड़ा। इसका तो 7वां ही बेड़ा है, ये भले ही 2-3 लोग मिल गए, लेकिन रूस यहाँ से अकेले 40वां बेड़ा खड़ा कर दिया। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के पास ला करके। और तब अमेरिका को जब पता चला कि तो रूस भी आ गया साथ में, 40वां बेड़ा लेके आ गया, और 40वां बेड़ा से 7वां बेड़ा हमारा लड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा विशाल है, उसके हर एक मतलब मिसाइल लगी है, हर एक एंटी टैंक, हर चीज़ है उसमें, कम से कम 50 मतलब रनवे है उसके पास, तो उससे लगभग बहुत बड़ा था। और तब यहाँ पे 40वां बेड़ा जो है हमारा यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया रूस ने, और अमेरिका केवल यहाँ तक आ पाया। और देखिए जो 40वां बेड़ा था उसका जहाज रूस का, उसमें एक सिस्टम है कि यदि 400 किलोमीटर के रेंज में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको वार्निंग देगा। ठीक है, और 400 के बाद यदि फिर नहीं मानता है, वो 300 किलोमीटर के पास आता है, तो 40वां बेड़ा क्या करेगा कि अपने जो जहाज के जितने सिस्टम है वो एक्टिव कर देगा सायरन बजा करके, कि यहाँ के जितने भी आदमी सब एक्टिव हो जाओ मार करने के लिए। और जब कोई 200 किलोमीटर के रेंज में आ जाएगा फिर भी नहीं माना, तो सीधे ही अपनी खबर कहाँ भेज देगा? रूस, मास्को राजधानी रूस की, तो सीधे खबर कहाँ भेज, अपने आप ऑटोमेटिक, तो वो खबर कहाँ भेज देता है? रूस, कि भैया ये दुश्मन आ गया, हम इसको मारने वाले हैं। और यदि सही 100 किलोमीटर के पास आ गया तो फिर सीधा वो अपने आप मार करने लगता है, मतलब अपने आप उसके टैंक सिस्टम हर चीज मतलब मारने लगते हैं 40वां बेड़ा। तो जो अमेरिका है वो 400 किलोमीटर तक आया था, और 400 किलोमीटर से ही अमेरिका किसको धमकी दे रहा था? रूस को, कि तुम पीछे हट जाओ, दुश्मनी अच्छी नहीं होगी, तुम बीच में मत आओ। तब रूस ने कहा कि नहीं नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ हमारे पास, हम तुमको बता दें क्या दुश्मनी क्या दोस्ती होती। और तब यहाँ से रूस जो है मतलब अमेरिका लोग कुछ नहीं कर पाए, और अमेरिका को लौटना पड़ा। सोचिए रूस ने हमारी कितनी मदद की, और अमेरिका को क्या हुआ? यहाँ से लौटना पड़ा। और 1.5 महीने तक हमारा जो यहाँ पे रूस है वो अपना 40वां बेड़ा लेकर के खड़ा था कि आए जिसको आना हो इंडिया के पास।
तो यहाँ पे फिर ये लोग कुछ नहीं कर पाए और यहाँ से जो जो पूर्वी बंगाल वाला इलाका था इसको हमने मुक्त करा दिया। ठीक है, क्या हो गया, मुक्त करा दिया। मतलब ये जो पूर्वी बंगाल था ये तो पाकिस्तान के फेवर से अलग हो गया, मुक्ति वाहिनी शांत हो गई, भारत सेना ने बिल्कुल यहाँ पे मार मार के रद्द कर दिया। तो ये जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, ये अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। और पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता 1972 में दी। 1971 में ही आज़ाद हो गया था पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान मान ही नहीं रहा था। और जब पाकिस्तान को लग गया कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, और तब पूर्वी पाकिस्तान को एक देश की मान्यता इसने दे दी पाकिस्तान ने, और एक नया देश का निर्माण हो गया जिसका नाम था बांग्लादेश 1972 में। तो ये इसका इतिहास था। तो बांग्लादेश 1972 में बन गया और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या किया कि यहाँ का जो शेख मुजीबुर रहमान था उसको बंदी तो बनाया ही था। तो अब यहाँ पे जो भारतीय सेना थी तो मतलब इनको मार रही थी, पाकिस्तानी सेना भी थी। तो सोचिए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। सरेंडर किसको बोलते हैं, जब सेना वगैरह में, पुलिस वगैरह में सरेंडर किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपके जो कंधे में स्टार है उसको नोच दिया जाता है, आपका बेल्ट उतार दिया जाता है और आपकी जो गन है वो नीचे रख दी जाती है और इस तरह कर लिया जाता है कि मतलब हम आप सरेंडर हो। अब सोचिए एक दो नहीं 93,000। और हमारे भारतीय सैनिकों को देखिए, जो लोनेवाला में मेजर चांदपुरी महज 120 फौजियों को लेकर के खड़े थे और वो मतलब पीछे नहीं हटे, 120 फौजी। और ये पाकिस्तान की जो 93,000 फौज थी यहाँ पे उसने सरेंडर बोल दिया। जैसे उसने ये सुना कि 40वां बेड़ा 7वां बेड़ा रूस लेकर के अपना चला गया और पाकिस्तान को जब ये लग गया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब उसकी 93,000 फौज ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। आलू छीलने के लिए सेना को रखे हो 93,000, ये सेना है, और उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। और तब जब सरेंडर कर दिया तब वो पूरे फौजी भारत के कंट्रोल में आ गए हैं। और जब भारत के कंट्रोल में आ गए तब एक शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला समझौता के तहत कि उन 93,000 फौजियों को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सैनिकों को क्या कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए। और तब भारत ने कहा कि आपने जो शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पे बंदी बना करके रखा, जिसने चुनाव जीता था बंगाल में, पूर्वी बंगाल में, उसको आप छोड़िए तभी हम छोड़ेंगे। तब उसने छोड़ा। और हमने एक वहाँ पे एक गलती की, हमको ये भी वहाँ पे बोलना चाहिए कि आप जो हमारा पीओके वाला हिस्सा खाली करिए तभी हम आपके सैनिकों को छोड़ेंगे। तो उस समय हम उतना बोल नहीं पाए और हमने शेख मुजीबुर रहमान को छुड़वा लिया और तब हमने उनके 93,000 फौजियों को छोड़ा था। और शेख मुजीबुर रहमान फिर जब हमने छोड़ा तो यहाँ पे वो पहले यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए। सोचिए, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री ही बन पाता लेकिन फिर यहाँ पे वो प्रधानमंत्री बना अपने देश का पहला। और फिर इसने अत्याचार किया। जब ये सारी चीज़ें हो गई तब यहाँ से पाकिस्तान गया तो शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार दिया। शेख मुजीबुर रहमान, उनके चाचा, दादा, माँ, बहन, सबको मार दिया। और उनमें से उनकी एक बेटी शेख मुजीबुर रहमान की उस समय बांग्लादेश में नहीं थी और वो पढ़ाई करती थी इंग्लैंड में। ठीक है, शेख हसीना जिसका नाम था, क्या था, शेख हसीना। और वही शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की क्या है, प्रधानमंत्री है। सोचिए, इसीलिए बांग्लादेश और भारत के रिश्ते आपने देखा होगा कितने अच्छे हैं। मतलब आज भी यदि शेख हसीना भारत आती हैं तो मोदी जी उनको रिसीव करने जाते हैं, इसीलिए क्योंकि हम ही ने अब सोचिए, ये बांग्लादेश जहाँ पे नया देश बना है ये किसने बनाया, किसकी मदद से बना, भारत का कितना बड़ा इसमें सपोर्ट था, तो हमने ही ये करवाया। तो आपको इसका इतिहास पता चल गया कि ये बांग्लादेश आखिर था क्या पहले। ये पहले पूरा भारत ही था, पूरा बंगाल था, इसको अंग्रेजों ने तोड़ा तो ये हो गया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल आज भी वैसा का वैसा ही है और ये पूर्वी बंगाल के साथ पूरा खेल होता गया। पहले पूर्वी बंगाल बना, फिर उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर पूर्वी पाकिस्तान के बाद आज वर्तमान में बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में देखिए कोई किसी का नहीं होता है और हमको बहुत चीज़ें सोच समझ के चलने पड़ती हैं और हमको जो है अपने ऊपर धर्म हावी नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको बांग्लादेश का इतिहास और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।